दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस आज के नए वीडियो में। और आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो आप लोग के लाए हैं, और वो है क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड केस बेस्ड की जो स्टडी होती है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। लगातार आप लोग के डिमांड आ रहे थे कि सर वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हैं, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि आप लोग की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग फ्यूचर को लेके बहुत वरीड हैं, आप लोग पेपर को लेके बहुत चिंतित हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों, जैसे आपने केमिस्ट्री का पेपर देखा, ये मॉडरेट लेवल का था, चिंता मत कीजिए, फिजिक्स का पेपर भी मॉडरेट लेवल का आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेपर लेंदी होने वाला है। बस इसका ख्याल रखिएगा कि छूटे कुछ ना, पेपर पूरा सॉल्व हो। तो आज की इस वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे डील करें, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या करना होता है क्वेश्चंस में, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल भी करके दिखाएंगे, सामने व्हाइट बोर्ड पर आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम आज कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल की, तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो फिलहाल यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, और ये जहाँ से जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे क्वेश्चन पेपर में गिवन रहता है। ये आप चिंता छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे गिवन था, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। दरअसल ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर हेडिंग में लिखा होता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये टॉपिक आप देख रहे होंगे, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर टॉपिक पर बेस्ड एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन लाया हूँ। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v नॉट विच इज मच लेसर देन c, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहा है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट, एक रेडियस है उस सर्कल का, उसमें वो घूम रहा है। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल कहाँ घूम रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। ओके, अच्छा, द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रांसवर्स अ सर्कुलर पाथ एज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द velocity of the electron. The time required for one revolution of the electron is t naught. The speed of the electron is now double to v naught. देखिए, ये बताया गया है, इन्होंने कहा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर r नॉट रेडियस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जो रेडियस कितना है उसका, रेडियस r नॉट बता दिया गया। अब ये कहां पर क्या बता रहे हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 1 रेवोल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो है t नॉट। लेकिन अगर हम उसकी वेलोसिटी v नॉट थी इनिशियली, देखिए उसको बढ़ा के कह रहे हैं, अगर हम 2 v नॉट कर दें, यानी वेलोसिटी को जस्ट डबल कर दिया है दोस्तों इन्होंने ना, इस पैराग्राफ में यही इंक्वायरी दी गई है। बस अब पूछा क्या क्या है कि अगर हम वेलोसिटी को v नॉट से बढ़ा के 2 v नॉट कर दें, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू, मतलब पहले तो उसका रेडियस r नॉट था, ये देखिए यहाँ बता रखा है इन्होंने इसमें, ये देखिए। लेकिन जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे, तो वेलोसिटी को डबल कर देने से रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या वो 4r नॉट हो जाएगा, या फिर वो 2r नॉट हो जाएगा, या फिर वो r नॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, या r नॉट बाई 2 हो जाएगा। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पहली बात तो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपको थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से रेडियस के बारे में इंक्वायरी चाहिए, देखिए यहाँ पर रेडियस के बारे में इंक्वायरी चाहिए, सो रेडियस का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर हम वो लिख करके चेक करेंगे। सो आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है mv/qb, है ना, ये r नॉट, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन जब वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका रेडियस निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसको v नॉट ले लेते हैं, r नॉट इज इक्वल टू mv/qb। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने वेलोसिटी को जस्ट डबल कर दिया, 2 v नॉट कर दिया। सो ऐसे में नया रेडियस कितना होगा ये पूछ रहे हैं। सो m इंटू, देखिए अब हम यहाँ 2 v नॉट पुट कर लेंगे, अपॉन इसको क्यू भी कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखिए ना, हमने वी नॉट के बदले क्या पुट कर लिया, उसी फॉर्मूले में 2 वी नॉट पुट कर लिया। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 आगे आ जाएगा, यह आपका m वी नॉट अपॉन
QB हो गया। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये वापस क्या मिल रहा है, R0 की तो वैल्यू मिल रही है ना भाई। V0 की वैल्यू तो हमने डबल कर दी थी, तो हमने इसी R वाले फॉर्मूले में V के बदले 2V0 पुट कर दिया। अच्छा, वहां से 2 को बाहर निकाला तो mV0/QB आया, और ये किसकी वैल्यू है, ये R0 की वैल्यू है। तो आप क्या देख सकते हैं कि नया वाला रेडियस क्या हो जाएगा, नया वाला रेडियस वो पुराने रेडियस का जस्ट डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है यहां पर बी। मैं एक चीज दोस्तों और क्लियर कर दूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको यहां पर किसी भी पैराग्राफ के नीचे 5 मल्टीपल चॉइस दे रखे होंगे। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, लेकिन इनमें से करना कोई 4 ही है, एक आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा। तो 5 में से आपके पास ऑप्शन होगा, आप कोई भी 4 का सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, दोनों में ही पैराग्राफ दिया होगा और 5-5 मल्टीपल चॉइस होंगे, 5-5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। यानी 5-5 क्वेश्चन बनाए गए होंगे, कहने का मतलब है 5-5 क्वेश्चन बना दिए गए होंगे। उन 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन का आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस फॉर्मूले में मैंने जब एक इंक्वायरी की, मैंने देखा तो इसका रेडियस कैसा हो गया, जस्ट डबल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में जब आप आएंगे, देखिए सेकंड पार्ट में चूंकि 5 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कोई 4 तो करनी है, तो मैं सेकंड की तरफ बढ़ता हूं। इन्होंने कहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू, कब की बात कर रहे हैं, जब उसकी वेलोसिटी 2v0 हो गई, तो क्या उसका टाइम रिक्वायर्ड जो है 1 रिवोल्यूशन के लिए, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, इसका जवाब भी इसके फॉर्मूले में छुपा हुआ है। बहुत आसान टॉपिक होते हैं दोस्तों, लेकिन बस शर्त यह है कि जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो लीजिए, ये होता है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह की। तो उसी में टाइम का फॉर्मूला ये रहा। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या कहीं पर भी वेलोसिटी आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी को डबल भी कर देंगे तो वेलोसिटी को डबल कर देने से हमारे टाइम पीरियड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन देखिए ना हमारे पास क्या है, 4t0 है, 2t0 है, t0 है और t0/2 है। तो मुझे लगता है जब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला तो टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, t0 रहने वाला है, जो कि इनिशियली भी था। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा, इनिशियल भी इतना था, क्योंकि t0 के जो फॉर्मूले को अगर आप देखें दोस्तों तो उसमें वेलोसिटी ही नहीं आ रही है। अगर आप वेलोसिटी को यहाँ डबल कर भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टाइम पीरियड विल रिमेन एज सेम, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने 2 ऑप्शन इसमें ऑप्शन टिक कर दिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे में कहा है कि एक चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, यहां नीचे हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन समस्या एक रहती है, अगर आपको टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल इंक्वायरी नहीं है, फॉर्मूले नहीं याद है, तो हो सकता है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाए। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बी का वैल्यू गिवन है हमको, ये है आपको 2i प्लस 4j इंटू 10⁻² टेस्ला। अच्छा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा गया है। उस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो आपको गिवन है, ये देखिए आपको एक्सीलरेशन गिवन है। अच्छा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी लिख लेते हैं, जो जो गिवन है फिलहाल वो लिख लेते हैं, बाकी देखेंगे इसमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज और बोली है, देखिए, ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस टेस्ला, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो एंटर करता है, लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो एक्सीलरेशन होता है, ये हमेशा एक उस पर लगने वाला फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। मुझे क्लियर क्यों है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरीके से हेलिकल पाथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया, हेलिकल पाथ बनाता है। अब जब ये सिचुएशन क्लियर हो गई कि लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बॉडी का, एक्सीलरेशन भी उसी तरफ होगा, यानी हमारे चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी कहां होगा,
परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, वो कितना आएगा, 0। वेक्टर पढ़ा ही आप लोगों ने। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सो ऐसे में उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, 0 हो जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई बात नहीं, अपनी वैल्यू पुट कर लीजिए। ये आपका आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर 2, और यहाँ डॉट लग गया, और यह आ गया xi कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको, आपको पता है आई कैप को आई कैप से इंटू करेंगे, जे कैप को जे कैप से इंटू करेंगे, और जब इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपका जो आंसर निकलेगा वो आप जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो आप 10 टू द पावर -2 देख रहे हैं, ये यहाँ 10 टू द पावर -2 को आप इंक्लूड नहीं करिएगा। इसलिए इंक्लूड नहीं करिएगा क्योंकि आप यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और ऐसे में क्या होता है, हम इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो आई कैप वाला आई कैप से इंटू होगा, क्लियर सी बात है। तो ये आ जाएगा 2x, भाई सीधी सीधी बात है, आई कैप और डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो गया आपका 2x, ठीक है। अच्छा, प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, ये लीजिए, ये 8 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंपल सी, आई कैप को आई कैप से इंटू किया, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। 4 जे कैप को हमने प्लस 2 जे कैप से किया तो 4 2 जा 8 हो गया, जे कैप डॉट जे कैप फिर 1 हो गया। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करके देखें तो इसकी वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। क्या रही है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां है आपका ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें 5 इसमें क्वेश्चन गिवन होंगे, 4 ही तो हमें करने हैं। तो दोस्तों 3 तो हमने कर लिए, सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड थे, वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकल गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट हो रही है। तो अगर आपको यहाँ फॉर्मूला गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो कुछ एक टॉपिक आप ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड का तो ये हम करा ही रहे हैं आपको। इसके अलावा हो सकता है मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर से भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से भी एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। अब बचे मेरे पास 4th और 5th पार्ट, करना मुझे इसमें से कोई एक ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें से हम कौन सा वाला सेलेक्ट करें। वैसे मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों के दोनों ही यहाँ से टिक कर सकता हूँ, लेकिन आपको करना कोई एक है तो सिलेक्शन बहुत ईमानदारी से कीजिएगा। और दोस्तों मुझे पता है आप घबराहट में हैं, आपको टेंशन हो रही है, पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा। देखिए चिंता मत कीजिए, चिंता किसी चीज़ का समाधान नहीं है। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चिंता हमको भी है, तो चिंता हम पे छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर डाउट को क्लियर करने की, आपके हर इंक्वायरी को यहाँ पर एज अ वीडियो आप लोग के बीच में लेकर के आने की, ताकि आपके सब डाउट्स क्लियर हो सकें। सो हम हैं आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए, अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। अब 4th पार्ट में कह रहा है कि अगर जो आपका गिवन इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो परपेंडिकुलर ना हो बी के। नॉर्मली हमारी जो वेलोसिटी होती है वो भी वैसे भी परपेंडिकुलर नहीं ही होती है, फोर्स परपेंडिकुलर होता है। तो हम हेलिकल पाथ में ट्रेवल करते हैं। हेलिकल पाथ समझते हैं आप, ऐसे स्प्रिंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, ये तो बहुत कॉमन है। ये टॉपिक पढ़ा होगा तो क्लियर हो गया होगा आपको, हेलिकल ही बनता है। तो उसमें सीधा ऑप्शन देखो हेलिकल लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वो पैराबोलिक पाथ जनरेट करता है, पढ़ा होगा आपने। अगर मैग्नेटिक में आता है तो वो हेलिकल जनरेट करता है। तो हेलिकल ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर ये सी पार्ट हेलिकल है, तो आप उस पर टिक करके मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ 5th वाले पार्ट का भी आंसर बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब समझ रहे हैं आप, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल जा रहा है तो इस पे क्या पूछेंगे, फोर्स एक्टिंग पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। अब आप जानते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालने के लिए क्या करते हो आप, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता था कि नहीं। बहुत आसान सवाल है। अब इन्होंने कहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, विच इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जरा इमेजिन कीजिए अगर आपका वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी आपका मूवमेंट का डायरेक्शन और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं।
इन दिस कंडीशन दोस्तों थीटा कितना बन जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही यहाँ पे आप साइन थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे क्यू वी बी साइन 0, आपको बताइए जरा फोर्स कितना मिल गया, बहुत बढ़िया, फोर्स 0 मिल गया। सो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, दोनों ही करने होते हैं, 8 मार्क्स कैरी करते हैं, तो हम रिलैक्स तो नहीं हो सकते, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या हुआ होगा क्वेश्चन में, शॉर्ट फॉर्म में सुन लीजिए, एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ में कुछ इंक्वायरी दी गई होगी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट होंगे। उन 5 सब पार्ट्स में से कोई से 4 सब पार्ट आपको करने हैं, तब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। पांचों के पांचों पार्ट मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया दैट मीन्स कि आप टीचर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई उसमें से जो गलत है वो उसको भी कंसीडर कर सकता है, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो 4 ही इसमें टिक करके आए। और ध्यान रखें कि केस स्टडी बेस के साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटेल से पढ़िए, उसके फॉर्मूले याद रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड ही हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सर कुछ और क्वेश्चंस हमको समझा दीजिए केस स्टडी बेस्ड के, तो वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट्स आप लोग के डाउट्स हैं कर दीजिए। जितनी जल्दी कोशिश करनी है आप लोग के लिए कोशिश कर सकते हैं कि कुछ नई वीडियोज़ लाएंगे ताकि आपका फिजिक्स का पेपर आउटस्टैंडिंग जाए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये केस स्टडी बेस्ड का एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।